जिसे वहां क्या कहते हैं, सागरमाथा। दूसरा लिखेंगे कंचनजुंगा। दूसरा कौन सा है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है कितना ऊंचा है कौन, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आगे बनाऊंगा। इसका लोकेशन, कौन किसके ईस्ट में है, कौन किसके वेस्ट में है, कौन किसके साउथ में है, कौन किसके नॉर्थ में है। और यहाँ पर ये जो है ये है कंचनजंगा। पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, जो यहाँ बना रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में मेरे साथ नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे। जितना यहाँ करा दूंगा उससे बाहर नहीं आना है, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना है। ये मनोरंजन की वीडियो तो है, आप ऐसा ना समझें कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना है, क्योंकि नए नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो उनको बार बार मुझे ये बात बतानी पड़ती है कि आपको कीवर्ड में लिखना है, ना कि पूरा पूरा पैराग्राफ जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखना है। पूरी हो जाएगी उसके बाद में जितना भी मैंने बोला है, जितना मैंने आपको लिखवाया है उसका एक पीडीएफ में आपको दे दूंगा इसी चैनल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सारे कहां पर हैं ये उत्तराखंड में है। ये सब कहां पे हैं, उत्तराखंड में है। उसे हम बोलते हैं सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन। क्या बोलते हैं, लिखना है इसे एक बार, देखेंगे उस टाइम पर हम आपको बताएंगे कि इन बातों का महत्व क्या है। एक छोटे छोटे से पॉइंट है जिन्होंने इतिहास की दिशा को मोड़ दिया। अगर वो पॉइंट यानी कि वो छोटी सी घटना नहीं हुई होती तो आज भारत कुछ और होता। ऊंचाई है उससे वो टकराती हैं और एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उत्तर की ओर मुड़ेगी तो इसका मतलब वो किधर की ओर निकल जाएगी, कहाँ, हाँ, यानी कि वो निकल जाएगी तिब्बत चाइना की ओर, और जो दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी वो कहाँ आ जाएगी, वो इंडिया की ओर आ जाएगी। कश्मीर में पाया जाता है, हिमालय इलाके में कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, निकिल, लेड, एंटीमनी, टंगस्टन। हिमालय टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में उत्तरी मैदान नदर्न प्लेन्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो फ्रेंड्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला और हिमालय पूर्वी पहाड़ियाँ, ट्रांस हिमालय, ये हमने देख लिया है। और अभी उसमें जो थोड़ा सा एक पार्ट बचा हुआ है, अभी जल्दी से मैं कराए देता हूँ इससे, जो भी बचा हुआ है वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे पहले महान हिमालय की चोटियां कौन कौन सी हैं। पहले आप लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे यहाँ पे प्रमुख चोटियां। तो ये दो तीन टॉपिक और बचे हुए हैं, ये करा करके हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। अब मैदानी क्षेत्र को देखेंगे और जो भी आवश्यक होगा वो उसमें कराएंगे। तो लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे कौन कौन सी चोटियां हैं, महान हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं। पहला आप लिखेंगे, पहला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचाई है इस, तो महान हिमालय की ऊंचाई कितना है, यानी कि महान हिमालय में जो एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितना है, 8848.86 मीटर। तो इसका लिखेंगे यह नेपाल में स्थित है। इसके नीचे लिखेंगे यह नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सागर माथा कहते हैं। महान हिमालय कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, जिसे वहां क्या कहते हैं, सागर माथा। दूसरा लिखेंगे कंचनजुंगा। दूसरा कौन सा है, कंचनजुंगा या जंगा ऐसा बोल सकते हैं। इसका ऊंचाई कितना है, 8598 मीटर। लिखेंगे ये 8 है, 8598। कंचनजंगा इसे लिखेंगे, ये सिक्किम में स्थित है, यह सिक्किम में स्थित है। आगे लिखेंगे यह मुख्य हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह मुख्य हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी है। तीसरा लिखेंगे पकालू। तीसरा कौन सा पर्वत है महान हिमालय का, पकालू। ये कहाँ है, नेपाल में। उसके बाद है धौलागिर। धौलागिर। उसके बाद में कौन सा है, इसके बाद में कौन सा है, मसालू।
सिक्स्थ में कौन सा है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसका नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। सातवां आप लिखेंगे, सातवां लिखेंगे। सातवां क्या है? अन्नपूर्णा। सातवां कौन सा है? अन्नपूर्णा। ये कहाँ पे है? नेपाल में है। आठवां लिखेंगे, आप इसको पता है, ये 3 खंडों में है, 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों में विभक्त है। नवा है नमचा बरवा। नामचा बरवा भी कहते हैं, नमचा बरवा भी। नेक्स्ट लिखेंगे कामेत। कामेत ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में है कामेत। 11वां है गौरी शंकर। गौरी शंकर ये कहाँ पर है? नेपाल में है। तो फ्रेंड्स, ये थे महान हिमालय के जो मुख्य पर्वत हैं। पर्वत बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन पर्वत है जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो ये हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी ये पूछे जाएंगे, तो इनको हमें ध्यान से देखना है। और अब आप एक बार इसे मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप देखें इसे मेरे साथ साथ। पहला है महान हिमालय। यूं तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर। आगे देखना कंचनजंगा 8598। सबका याद रखने की आवश्यकता नहीं है कितना ऊंचा है कौन, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैं आगे बनाऊंगा। इसका लोकेशन, कौन किसके ईस्ट में है, कौन किसके वेस्ट में है, कौन किसके साउथ में है, कौन किसके नॉर्थ में है, ये महत्वपूर्ण है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो तीसरा देखेंगे मकालू जो नेपाल में है, धौलागिरी, मसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, कामेत और गौरी शंकर, ये है। अब आप इसे बनाएंगे मेरे साथ, आप इसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसे बना करके देखेंगे। पहले इसे क्या करते हैं, इस तरीका से आप बना लो, इस तरीका से आप हिमालय बना लेते हैं। पहले हम, ये हमने हिमालय बना लिया, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है हमें इस तरीका से। ठीक है, तो यहाँ पर पर्वत है, इस तरीका से आपको मेरे साथ साथ आप बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है धौलागिर। उसके बाद में एक ये है, ये कौन सा है? अन्नपूर्णा। उसके बाद में है ये कौन सा है? ये है मसालू, मनसालू ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आते हैं तरीका से, ये कौन सा है? तो बोलते हैं झोऊ भी बोलते हैं, झोऊ या छोऊ, जो भी आप बोलो, ये है। उसके बाद में और इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ना, ताकि ये आ जाए, बस आपको दिमाग में बस जाए एक बार, ये इसका उद्देश्य मैं बना रहा हूँ इसे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर है, ऊपर की ओर है थोड़ा सा ये। ठीक है, ये कौन सा है? ये है एवरेस्ट। एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, ये कौन सा है ना। और यहाँ पर इन दोनों के इधर, यहाँ पर एक और है, ये नीचे की साइड है, साउथ की साइड है, ये कौन सा है? छोऊ और एवरेस्ट के बीच में एक यहाँ पर है, ये देख लेना, एक यहाँ पर है। ये कौन सा है? देखो, ये है गौरी शंकर। ठीक है, और इधर ये वाला जो है ये है मकालू।
और यहाँ पर ये जो है ये है कंचनजंगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे इधर, तो बड़ा कर लेता हूँ, ये क्या है, ये है नामचा बरवा। नामचा बरवा है कहाँ, ये तिब्बत में है वैसे तो। यहाँ है नेपाल में स्थित महान हिमालय की चोटियाँ। ये कौन सी हैं, ये सब के सब नेपाल में स्थित महान हिमालय की चोटियाँ। थोड़ा इस तरीका से कर लेंगे, आपको दिख रहा है ये नेपाल में हो गए। भारत में भी देखेंगे, दोबारा से इसी तरीका से बनाएंगे। इसी तरीका से मेरे साथ साथ आपको बना करके चलना है, अपनी कॉपी में बना लेना है इसे, ताकि आपके एग्जाम टाइम में आपको इसकी स्थिति याद रखना है, कौन किसके ईस्ट में है, कौन किसके वेस्ट में है, कौन किसके नॉर्थ में है। क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि 4 या 5 दे देगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऐसी चोटी है हिमालय की जो भारत में स्थित है। तो अलग अलग तरीका से प्रश्न बनेंगे, तो आपको एकदम डेप्थ में जाकर के इसका स्टडी करना है। आपकी कॉपी में होना चाहिए, कोई मैप पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। जो यहाँ बना रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में मेरे साथ नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे। जितना यहाँ करा दूंगा उससे बाहर नहीं आना है, सब्जेक्ट कोई भी हो। बस आपको मेरे ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर फेथ रखना है, और दोनों को साथ साथ काम करके चलना है। 360 दिन का मैंने आपसे बोला है। आपको उग्र होने की आवश्यकता नहीं है कि हम धीमे चल रहे हैं या फिर हम अभी ऐसे इतनी गति से कराएंगे कैसे, वो हम सब देख लेंगे। 360 दिन का आपसे बोला है, उस पर कवर करा दूंगा, ये मेरा अपना आपसे जो प्रॉमिस है वो है। दूसरी एक बात और है आपसे, आप कमेंट करें। आप कोई कमेंट नहीं करते कि जो अभी हम चला रहे हैं इसमें कोई भी और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जैसे मैं अभी आपको करा रहा हूं कि मैं जैसे कि क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, हम भी पढ़े हैं, हमने भी देखा है। तो अभी मैं आपको उसी तरीका से पढ़ा रहा हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे एज अ क्लास। मैंने जैसा आपको बताया कि कॉपी पेंसिल लेकर के बैठना है, ये मनोरंजन की वीडियो तो है नहीं, तो इसका व्यूअर कम होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि व्यूअरशिप बेशक कम हो, क्योंकि व्यूअरशिप के लिए नहीं चला रहा हूं ये वाला, व्यूअरशिप के लिए ये चैनल नहीं चला रहा हूँ। वो मैं और देख लूंगा, अगर मुझे व्यूअरशिप के लिए भी चाहिए। मैं यहाँ पर इस चैनल को चला रहा हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं हिंदी मीडियम के, खासकर वो अभ्यर्थी जो कोचिंग नहीं ले सकते कहीं से, वो मेरी साथ ऐसे माने कि अभी आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और वैसे ही आप नोट करते हुए चलाएं। दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया कि आप मुझे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि अभी इसमें मैं ऐसे ही चलाऊं या फिर मैं इसमें कोई बदलाव कर दूं। बदलाव जैसे कि जैसा लोग कराते हैं कि पीडीएफ यहाँ पर दिखा करके उसी पीडीएफ में मैं पढ़ाता हुआ चलूँ और बताता हुआ आपको जो मैं क्लास लेता हूँ उसे जल्दी से ख़त्म कर दूँ। या फिर जिस तरीका से मैं आपको एज ए क्लास, ऑफलाइन क्लास ऐसे ही होती है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा सब सेम ऐसे ही चलता है। आप दिल्ली चले जाएँ, दिल्ली में चाहे मुखर्जी नगर जाएँ, करोल बाग चले जाएँ, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो आपको यही मिलेगा कि इसी तरीका से जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। तो मैं आपको उसी तरीका से लेकर के चल रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन क्लास वाला फील होना चाहिए, और वही बच्चे हों यहाँ पे कि जो वास्तव में सीरियस भी हैं और चाहते हैं कि नहीं यार कोचिंग हमें वहाँ जाके नहीं, वैसे यहाँ से कर लेना है। और ये मैंने आपको आश्वस्त किया है कि यहाँ कोचिंग करने के बाद कोई भी पेड कोर्स लेने की, कहीं ऑफलाइन कोचिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। तो इतना विश्वास मुझ पर भी रखना है, इतना फेथ रखना है, क्योंकि बिना फेथ के नहीं कर पाओगे। कहीं भी आप जाओगे वहाँ पे भी उस टीचर पे आपको फेथ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपका भी ये दायित्व है कि आप भी पूरी इस वीडियो देखना है। 3 बार मैंने बोला है कि एक वीडियो को 3 बार आपको सुनना है। नोट्स आपको जो है कीवर्ड्स में बनाना है, पूरा जैसे मैं बोलूंगा वैसा नहीं बनाना है, वर्ड टू वर्ड नहीं बनाना है, कीवर्ड्स निकाल लेना है, 2-3 बार वीडियो सुन लेना है, वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। यही सारा करना है, जितना भी यहाँ पे कराया जाएगा उसका यही एक तरीका है। आप ऐसा ना समझें कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना है, क्योंकि नए नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो उनको बार बार मुझे ये बात बतानी पड़ती है कि आपको कीवर्ड में लिखना है, ना कि पूरा पूरा पैराग्राफ जैसा कि मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखना है। जब ये पूरी यूनिट पूरी हो जाएगी उसके बाद में जितना भी मैंने बोला है
जितना मैंने आपको लिखवाया है उसका एक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे अभी आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारी एक आदत है पीडीएफ पे पीडीएफ इकट्ठा करने की। आप एक पीडीएफ और जमा कर लेंगे, सोचेंगे कि इससे मैं नोट्स बना लूंगा, जबकि मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। क्योंकि आप एक बार सुनेंगे तो सही, जब यूनिट खत्म हो जाएगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वहां से जाकर। तो आपको कमेंट करना है, मुझे ये बताना है, मैं आपसे विशेष बोल रहा हूँ इसको, मैं आपसे विशेष करके ये बोल रहा हूं कि आपको कमेंट करके बताना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीका से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये टीचिंग की एक स्टाइल है, अगर इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है तो मैं वो करूंगा फिर आपके लिए। अगर मेरे पास में सबसे ज्यादा कमेंट जिस भी तरीका के आते हैं, आप कहते हैं कि नहीं सर यही सही है कि आप जैसा ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसी तरीका से आप कराते हुए चलें, या फिर ये कहेंगे कि नहीं सर पीडीएफ दिखा दें और जो भी है वो जल्दी से खत्म करा दें, दोनों तरीका के जो बच्चे हैं कमेंट करें और मुझे बताएं कि जो मैं करा रहा हूं वो सही है या फिर मुझे इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो अब आगे हम देखेंगे कि जो भारत में पर्वत, जो हिमालय पर्वत है उसकी कौन कौन सी चोटियां जो है भारत में है। अभी आप वो लिखेंगे, इसे बनाना है, मेरे साथ साथ बना लेना इसे, तरीका से ये बना लिया। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे ये क्या है देखना, ये कौन सा पर्वत है बोलना, बोलिए ये कौन सा है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा है, तो बताना ये कौन सा है, ये है बंदरपुंज। के बाद में है, यहाँ पर है कामेत, ये कौन सा है, कामेत। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड में ये कौन सा है, के बाद में यहाँ पर ये कौन सा है, ये है धूनागिरी। के बाद में है, यहाँ पर है एक पुल, पे इसके नीचे की साइड है, साउथ की साइड है, ये कौन सा है, नंदा फोर्ट। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कौन सा है ये, नंदा देवी, ये कौन सा है, नंदा देवी। यहाँ से आप देखेंगे इसे, बंदर पुंछ से नंदा देवी, ये वाला पूरा ही कहाँ पे है ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में। समझ गए आप, ये समझ गए, बना लिया ये वाला, आप बना लेंगे इसे, मेरे साथ ही बना करके चलना है, ठीक है। आगे देखेंगे महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर्स, देखेंगे। नेक्स्ट है महान हिमालय प्रमुख ग्लेशियर, लिखना महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं बोलना, कौन कौन से हैं। पहला गंगोत्री, गोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा फोर्थ पॉइंट पिंडारी, फिफ्थ पॉइंट चारों बारी,
सारे कहाँ पर हैं ये उत्तराखंड में है। ये सब कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। ये आप लिख लेना, इनसे पूछेगा आप, मैंने जैसे आपको बताया है एटलस, आपको इसी तरीका से जैसे मैंने ये बनवाए हैं आपको, इसी तरीका से आप एटलस में से इसे देख करके आपको भी थोड़ा थोड़ा काम मेरे साथ करके चलना है। अगर आपके पास में ये है ऑक्सफोर्ड एटलस, ये आपके पास होना चाहिए, या ब्लैक स्वान का आपके पास हो, दोनों ही चल जाएंगे। तो यहाँ से देख करके आपको ये लिख लेना है जो ग्लेशियर्स हैं कौन किसके नॉर्थ में है। नहीं तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है, यहाँ से भी आप नहीं देख पाते तो आपको गूगल अर्थ निकालना है, और गूगल अर्थ से निकाल निकाल के 4-5 की पोजीशन देखना है और इस तरीका से ही बना लेना है, और उसमें इसको इंडिकेट कर देना है ताकि आपको एक मेमोराइज हो जाए कि कौन किसके ईस्ट में है कौन वेस्ट में है। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता, या फिर लोकेशन आपको पता होना चाहिए, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट है इसका कि जो महान हिमालय है, यानी कि पूरा जो हिमालय श्रेणी है के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, जोन्स मिलते हैं। जोन मतलब है जैसे महान हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक, गंगा मैदान, ट्रांस हिमालय, इनके बीच में देखो ये सब क्या है आपको पता है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, जैसे हम कहते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक, ये बने कैसे हैं, यानी कि फर्स्ट थ्रस्ट जो था उसमें जो पहले थ्रस्ट में ऊपर उठ गए वो महान हिमालय है, फिर दूसरे थ्रस्ट में वो आपको मध्य हिमालय है, और जो थोड़ा बाद में यानी कि जो लास्ट थ्रस्ट में उठा वो आपका शिवालिक है। तो जो पहले थ्रस्ट में उठा है यानी कि पहले ही जैसे आके वो टकराए तो जो उठ गया है ऊपर की साइड वलित होकर के, वो है महान हिमालय। और महान हिमालय और जो हमारा लघु हिमालय है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, है देखिए आप एक बार, सपोज करिए यहाँ पर ये है, सपोज किए, मैं ये कोई एग्जैक्ट स्केल पर नहीं बनाया है, बस आपको समझाने के लिए है, उसी नजरिए से आपको ये देखना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, ज्यादा तेजी से ज्यादा भागने का, ज्यादा तेज बनने का प्रयास नहीं करना है। जितना बता रहा हूं सिर्फ इतना कर लीजिए, ठीक है, इससे बाहर नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये क्या है, अभी जैसे ये है हमारा क्या, ट्रांस हिमालय, इसे देखना एक बार, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारा महान हिमालय। ठीक है, एक बार मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि, ये है महान हिमालय, ये क्या है, ट्रांस हिमालय, ये क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय, और ये क्या है, ये है शिवालिक, शिवालिक हिमालय, और ये क्या है, ये है गंगा का मैदान। ये क्या है, लघु हिमालय, ये क्या है, शिवालिक, ये क्या है, गंगा के मैदान। गौर से देखना है इसे। देखना अब, जो ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय, देखना यहाँ से ये जुड़े हुए हैं ना, देखना ये वाला, ये क्या है, इनके बीच में जुड़ाव है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो महान हिमालय है और लघु हिमालय है के बीच में भी क्या है, एक एक फॉल्ट है। समझ रहे ना आप, भाई पहला थ्रस्ट लगेगा तो ये फोल्ट बन गया, क्योंकि ये कौन सा है, ये ट्रांस हिमालय है, यानी कि हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र, और ये इसके बीच में एक फॉल्ट है, फिर दोबारा से फिर यहाँ पे एक फॉल्ट है, एक फॉल्ट यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं, ये ट्रेंच नुमा होते हैं, ट्रेंच है ना, हाँ, तो फॉल्ट है, दो भाग जुड़े हुए हैं, ठीक, यहाँ पे देखना। और लास्ट में आप देखेंगे ये गंगा मैदान और जो हमारा शिवालिक है उसके बीच में भी। अब गौर से देखना, तो हम थोड़ा सा और इस तरीका से करे देते हैं, थोड़ा रिकॉग्नाइज हो। देखना इसे, इस वाले को क्या बोलेंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है।
एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए ये दोनों को, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के जो बीच में एक, और ट्रांस हिमालय के बीच में जो एक जोन है दोनों के बीच में, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं सिंधु सांगपो, सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन। क्या बोलते हैं, लिखना है इसे एक बार। सांगपो, सांगपो फ्यूचर जोन। ठीक है, ये बताना ये क्या है। जो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक जोन है वो कौन सा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मुख्य केंद्रीय क्षेत्र। इसका नाम क्या है? मुख्य केंद्रीय क्षेत्र या जोन, बोलते क्या है? MCT लिखा मिलेगा आपको। ये बताना ये कौन सा है? महान हिमालय, देखो ये है महान हिमालय और शिवालिक के बीच में ये जोन कौन सा है? मुख्य सीमा क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य सीमा क्षेत्र। और यहाँ पे आप देखेंगे शिवालिक और गंगा के मैदान, इन दोनों के बीच में जो है इसे क्या बोलेंगे हम? बोलना ये कौन सा जोन है? हिम यानी कि हिमालय सीमांतर भ्रंश। सीमांतर भ्रंश, सीमांतर भ्रंश। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HFF। समझ गए आप? तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का जो जोन है उसका नाम क्या है? सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन, याद रखना है। फिर पूछ सकता है आपको महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो जोन है जहां वो दोनों आपस में जुड़ते हैं वो क्या है? उसका नाम है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र MCT। और तीसरा से पूछ सकता है लघु हिमालय और शिवालिक, इनके बीच का जो क्षेत्र है, जिस जोन है, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य सीमा क्षेत्र। और लास्ट नॉट द लीस्ट क्या है? शिवालिक और गंगा मैदान के बीच में जो है वो कौन सा है? हिमालय सीमांतर भ्रंश, भ्रंश फॉल्ट, भ्रंश। समझ गए? आपको इससे अधिक पढ़ने के लिए शायद ही मिले, मैं आपको बता देता हूं। और एक बात और बता रहा हूं, मीडियम में जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं वो बहुत ही कम है, और जो है भी जैसे माजिद हुसैन साहब के बुक है वो बहुत ज्यादा आपके लिए नहीं है, या सविंदर सिंह का बुक है, वो भी आप उसे क्या निकालेंगे? मुझे आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से बुक्स पढ़ना है, या फिर जीसी लियोंग की जो बुक है, आप कैसे हिंदी मीडियम के आप, और वो बुक भी कोई ऐसा नहीं है कि आप उसे पढ़ के एकदम विद्वान हो जाएंगे या आपको ज्योग्राफी की समझ हो जाएगी, नहीं। इसलिए क्योंकि आप कई सारी बातें ऐसी हैं हिंदी मीडियम के लिए, तो साइंस एंड टेक, इसके आपको हिंदी में बुक्स आज नहीं मिलेंगी। कहने को आप कह सकते हैं कि दृष्टि की बुक ले लेंगे सर और उसका नोट्स आते हैं, नहीं, चक्कर में मत पड़ना। आपको नहीं है तो नहीं है, क्योंकि जितने जर्नल्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जनरल इंग्लिश में होते हैं, और जब वो उसे ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता है क्या होगा? भाषा बहुत जटिल हो जाएगी, कलिष्ठ भाषा हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर से ट्रांसलेट करी जाती है वो। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बैठ करके उसमें आपको एकदम सामान्य शब्दों का प्रयोग करेगा, नहीं। उसी प्रकार से आपको एनवायरनमेंट की, मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखेंगे जहां मैंने स्ट्रेटजी की विषय में आपको बताई थी, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि आपको शंकर आईएएस का बुक पढ़ना पड़ेगा, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप उसे पढ़ें। और वो सब अधिकतर आपको एनवायरनमेंट का जो भी मटेरियल है वो इंग्लिश में मिलेगा। अब ये वो है। इसी तरीका से साइंस एंड टेक का मैंने आपको बता दिया, उसी प्रकार से आपको ज्योग्राफी का भी है, ज्योग्राफी का भी सेम ही है, आपको नहीं मिलने वाला। तो ये आप जैसे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको, हाँ, इंटरनेट सिक्योरिटी में आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए मैंने पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, और हमें इसको एक वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं पढ़ना है, ये याद रखना। आप वैकल्पिक विषय के रूप में इससे पढ़ भी लेंगे तो जीएस में नंबर कम आएंगे। आपको सामान्य रहना है, सामान्य रहते हुए आपको ये सब करना है। उत्तरी पर्वत का जो महत्व है, क्या मैंने ये करा दिया है? और जो उत्तरी पर्वत का महत्व है, ये जो उत्तरी पर्वत का महत्व है, लगभग आप इसे अप्लाई करेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी,
यानी कि पूर्वी पर्वतीय श्रृंखला है वहां पे भी कुछ कुछ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कुछ, सारा नहीं, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। तो शायद ये वाला टॉपिक मैंने कराया नहीं है, आप इस वाले टॉपिक को पहले डाल लें और शायद आज यही हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तरी मैदान से प्रारंभ करेंगे, तो आज इसे ही रहने देते हैं और आप इसमें लिखिए उत्तरी पर्वतों का महत्व। नेक्स्ट आप इसमें टॉपिक डालिए, आप इसमें उत्तरी पर्वतों का महत्व। डालेंगे इसे और लिखेंगे उत्तरी पर्वतों का महत्व, क्योंकि मेंस में यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। मेंस में आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, तो आपको अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न आता है तो आपको उसे एड्रेस करने में कहीं ना कहीं आपके पास एक पॉइंट होंगे, तो आप इसे देखेंगे। पहले उत्तरी पर्वतों का महत्व, पहला पॉइंट लिखेंगे वास्तविक बाधाएं। पहला पॉइंट क्या है इसका? पहला पॉइंट लिखेंगे वास्तविक बाधाएं। ठीक है, क्योंकि शायद आपको याद है कि एक प्रश्न यूपीएससी में आया था शायद 18 या 19 में, 2018 या 2019 में एक प्रश्न था कि अगर हिमालय नहीं होते तो भारत की स्थिति क्या होती। कुछ इस प्रकार से एक प्रश्न था, अगर हिमालय नहीं होते तो भारत की स्थिति क्या होती। और ये सिर्फ मैं ज्योग्राफी की नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको इतिहास की भी बोल रहा हूँ, ये आपको इसी के साथ में मैं एनवायरनमेंट की भी बोल रहा हूँ, साथ ही साथ में आपको कल्चर, हिस्ट्री, सब कुछ बदल जाने वाला था अगर हिमालय नहीं होते। मैं आपको इसे बता रहा हूँ, आगे जब भी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स देखेंगे उस टाइम पर हम आपको बताएंगे कि इन बातों का महत्व क्या है। एक छोटे छोटे से पॉइंट है जिन्होंने इतिहास की दिशा को मोड़ दिया। अगर वो पॉइंट यानी कि वो छोटी सी घटना नहीं हुई होती तो आज भारत कुछ और होता। और यूपीएससी मैंने जैसे आपको बताया है क्योंकि बहुत फेवरेट है, को छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने पूछा था कि गांधी नहीं होते तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा क्या होती, पूछा था आपसे। हाँ, इसी तरीका के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, तो क्यों पे हमेशा ध्यान रखना है। तो अब आप लिखेंगे पहला वास्तविक बाधाएं। किसके लिए बाधाएं थी ये? किसके लिए बाधाएं थी? जो बाहर के इन्वेडर्स थे उनके लिए भी थी। और आज भी आप देखेंगे रूस का जो साइबेरिया एरिया है, साइबेरियन एरिया आपने सुना है, वहां पे -30 -20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हाँ, वहां से आने वाली जो भी ठंडी हवाएं हैं, शीतलहर है, वो भारत में प्रवेश कर जाती हैं और भारत में एक शीत मरुस्थल होते भारत में है। हाँ, तो आप लिखेंगे वास्तविक बाधाएं, पहले लिखेंगे वास्तविक बाधाएं, लिखना। यह एक मिश्रित दीवार के रूप में कार्य करता है। यह एक मिश्रित दीवार के रूप में कार्य करता है जो भारत को मध्य और पूर्वी एशियाई देशों से जो भारत को मध्य और पूर्वी एशियाई देशों से विभाजित करता है, विभाजित करता है। यह एशिया के बाकी हिस्सों में, यह एशिया के बाहरी हिस्सों में, यह एशिया के बाकी हिस्सों में भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु और मौसम रूप में विविधता के लिए जिम्मेवार है। भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम रूप में विविधता के लिए जिम्मेदार है, विविधता के लिए जिम्मेदार है। समझ गए आप इस पॉइंट को? ये विविधता के लिए जिम्मेवार क्यों है? क्योंकि ये शीतलहर यानी कि जो साइबेरिया से आने वाली जो शीतलहर है उनको रोकता है। मेडिटेरेनियन से आने वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में जैसे हम बोलते हैं ना वो, और जब मैं इसे क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ बरसात होती है, मानसून को किस प्रकार से रोकता है पार जाने से, क्योंकि मानसून आते और वो पूरे इंडिया को पार करते हुए निकल जाते हैं आगे की ओर। ठीक है, पूरे भारत को पार कर जाते और भारत में बरसात नहीं होती। समझ गए आप? हाँ, रेगिस्तान होता, रेगिस्तान होता, सही बात है,
चलो नेक्स्ट लिखेंगे प्राकृतिक सीमा। नेक्स्ट लिखेंगे प्राकृतिक सीमा या प्राकृतिक सीमा। हिमालय का एक रक्षा अवरोधक के रूप में हिमालय एक रक्षा अवरोधक के रूप में हिमालय एक रक्षा अवरोधक के रूप में कार्य करता है और प्राचीन काल से भारत पर विदेशी आक्रमणों को दुर्गम करता रहा है। और प्राचीन काल से विदेशी आक्रमणों को दुर्गम करता रहा है। समझ गए? अगर पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो यूरोप से भी लोग यहाँ पे आते, मध्य एशिया से भी लोग आ जाते हैं ना सीधे। फिर अब आए तो अभी भी, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं आ पाए। जबकि सबसे ज्यादा आने वाले किससे थे? वो नाव से आने वाले थे, जल के द्वारा आने वाले लोग थे। हाँ, आने वाले तो वैसे भी थे लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम थी मध्य एशिया से। हाँ, बोलते हैं ना कि वो जो आर्यन थ्योरी देते हैं कि वो घोड़ों पर आए थे, है ना। हाँ वो, हाँ अगर आप ज्यादा की बात करेंगे तो वो जल मार्ग से ही आए हैं। तो इसने एक ना सिर्फ हमें एक रेगिस्तान होने से बचाया है भारत को, बल्कि बाहर का जो इन्वेडर्स था ना उसकी इंटेंसिटी को भी कम किया है, उसकी इंटेंसिटी को भी कम किया है। हाँ ये बात सही है। लिखेंगे जलवायु प्रभाव। तीसरा लिखेंगे जलवायु प्रभाव। जलवायु प्रभाव लिखना। हिमालय भारत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत हिमालय के अस्तित्व के कारण मानसून का देश है। अभी बताया मैंने आपको, अभी बताया था ये। तो भारत हिमालय के अस्तित्व के कारण मानसूनी देश है। देखना, यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं को रोकता है। हवाओं को रोकता है और इसे बर्फ और बारिश के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर अपनी नमी के गिरने भारतीय उपमहाद्वीप में भीतर अपनी नमी को गिरने के लिए मजबूर करता है, रोक लेता है। वो बाहर की ओर नहीं जाने देता है ना। अगर हिमालय को पार कर जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? वो पार करके तिब्बत, है ना, हाँ आगे मंगोलिया उधर की साइड निकल जाएगा। तो उसे जाने से रोकता है और इसकी जो नमी है उसको रोक लेता है, बर्फ के रूप में जो उसको संग्रहित करता है या बरसात के रूप में उसको बरसाता है। लिखेंगे हाँ, हिमालय पूर्वी एशिया के सर्दियों के तूफान, शीतलहर आ गई है ना। हाँ, पूर्वी एशिया के सर्दियों के तूफान के लिए भारत में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि जो पूर्वी एशिया का जो बर्फीला तूफान है उसको भारत में प्रवेश करने से रोकता है। इस प्रकार यह हमें भीषण ठंड से बचाता है। इस प्रकार यह हमें भीषण ठंड से बचाता है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में। हिमालय की विशाल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के कारण वे पश्चिमी जेट धाराओं को दो शाखाओं यानी कि दक्षिण और उत्तर शाखा में विभाजित करता है। क्योंकि देखो ये मैं अभी जो आपको लिखवा रहा हूं ना, मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, क्योंकि ये मैं जैसा कि आपको इंटरकनेक्टेड है। जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहा हूँ उस टाइम में मैं ये वाला पॉइंट वहां पे भी आपको रिपीट करूंगा, लेकिन आपको पूछूंगा कि मैंने वहां पे पॉइंट लिखाया। यानी कि जो भी पश्चिम जेट स्ट्रीम होती है, मतलब जेट स्ट्रीम क्या है? एक ऊंचाई पर बहने वाली क्या है? तेज चलने वाली हवाएं हैं जेट स्ट्रीम। यानी कि जेट समझ रहे हैं, जो तेजी से बहती हो, तेजी से चलने वाली हवाएं हैं
जिनके अंदर नमी होती है, जो मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर से कुछ नमी लेकर के आती हैं और हिमालय की ऊंची जो ऊंचाई है उससे वो टकराती हैं और एक शाखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उत्तर की ओर मुड़ेगी तो इसका मतलब वो किधर की ओर निकल जाएगी, कहाँ, हाँ, यानी कि वो निकल जाएगी तिब्बत चाइना की ओर, और जो दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी वो कहाँ आ जाएगी, वो इंडिया की ओर आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ, तो ये लिखना, दो शाखा और भारत में प्रवेश करने वाले दक्षिण मानसून को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए आप? तो जो दक्षिण मानसून है उसको क्या करती है, वो वापस ले जाने में, मानसून को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए? हाँ, याद रखना है एक एक पॉइंट, याद आएगा आगे। चलो, चौथा पॉइंट इसका क्या है, लिखना। चौथा है नदियों का स्रोत। नदियों का स्रोत। आपको पता है कितनी सारी नदी निकलती है हिमालय से, बहुत सारी नदी निकलती हैं। हाँ, लिखना, हिमालय महान भारतीय नदियों जैसे सिंधु, हिमालय महान नदियां जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का भरपूर जल स्रोत है, भरपूर जल स्रोत है। गर्मियों में बर्फीली हवा और सर्दियों में गर्मियों में बर्फीली हवा और सर्दियों में वर्षा उन्हें बारहमासी नदियां बनाती है। गर्मियों में बर्फीली हवा और सर्दियों में वर्षा उन्हें बारहमासी नदियां बनाती है। बारहमासी मतलब है 12 महीना बहने वाली नदी होती हैं, जो कि बरसात यानी कि मानसूनी सीजन में तो बहुत ज्यादा बहती हैं, जैसे कि दक्षिण की जो कुछ नदी हैं, लेकिन वो आने वाले जो से गर्मी आती हैं तो उनमें सूख जाती हैं, सर्दियों में आते हैं तो सूख जाती है, तो उनका यह वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है ना। हाँ, पर्याप्त बारिश बड़े पैमाने पर बर्फ के मैदानों पर और विशाल हिमनद जल निकास प्रणाली का पोषण करते हैं। पर्याप्त बारिश बड़े पैमाने पर बर्फ के मैदान और विशाल हिमनद जल निकासी प्रणालियों के पोषण करते हैं। हिमालयी नदियां उत्तर भारत को जीवन प्रदान करती हैं। हिमालयी नदियां, आपको पता है एक प्रश्न भी होता है कि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है। कभी जब पॉपुलेशन कंट्रोल का जब डिबेट होता है कि भाई भारत की जो जनसंख्या, अब तो आपको पता है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है, तो जब ये डिबेट होती है कि आखिर नॉर्थ में जनसंख्या ज्यादा है, साउथ के स्टेट कहते थे कि देखो हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन हमने कंट्रोल कर लिया, नॉर्थ में ही पॉपुलेशन ज्यादा है, होता है ना ये। तो नॉर्थ में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि इस तरीका जो ये नदियां हैं ये क्या है, ये उर्वरक मिट्टी लेकर के आती है, यानी कि फर्टाइल सॉइल लेकर के आती है, और वो गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, उसका निर्माण करती हैं। और वो जो गंगा मैदान है वो बहुत उपजाऊ है, तो यहाँ आपको जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में है, तो इसलिए क्या है, खाने की चिंता है नहीं, तो इसलिए एक कारण है, ये एक मुख्य कारण मान सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने का एक कारण ये भी है। और बहुत सारे कारण होते हैं, सांस्कृतिक कारण होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, कल्चरल कारण होते हैं, बहुत सारी ऐसे और भी सिविलाइजेशनल रीजन होते हैं, एक सोसाइटल रीजन भी होते हैं, है ना। तो वो बहुत सारे और कारण है, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, सही है। हाँ, लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता जो कि इसी पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया है। मिट्टी की उर्वरता लिखेंगे, मिट्टी की उर्वरता। हिमालय की नदियां अपने रास्ते की मृदा को नीचे ले आते हैं, लिखना, हिमालय की नदियां अपने रास्ते की मृदा को नीचे ले आती हैं और उत्तरी मैदान में जमा करती हैं, और उत्तरी मैदान में जमा करती हैं। ये जलोढ़ निक्षेप इस भूमि को उच्च उर्वरता प्रदान करते हैं। ये जलोढ़ का मतलब है जो वाटर के साथ जो मिट्टी आती है ना, वो जलोढ़ है, जलोढ़ यानी कि वाटर के साथ, जल के साथ उड़ करके जलोढ़, ऐसा याद रखना है ना। हाँ, जो जलोढ़ ये मृदा आती है ये क्या करती है, ये उर्वरता प्रदान करती है
कहाँ? उत्तरी मैदान को। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि मैदान हिमालय की देन है। इसीलिए कहा जाता है कि जो उत्तरी का जो मैदान, जो मैदान है वो हिमालय की देन है। लिखना आगे। और भी है हाइड्रो है कि जो हिमालय की घाटी है वहाँ प्राकृतिक झरने हैं। प्राकृतिक झरने हैं, तो जहां भी इस तरीका के झरने होंगे वहां पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाँ, तो लिखना प्राकृतिक झरने और बारहमासी नदियों के कारण बांधों का निर्माण यहाँ होता है, जिसके कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट यहाँ स्थापित किए जाते हैं। समझ गए आप? हाँ, इसी तरीका से कृषि आप लिख लेंगे। मैं आपको लिखाई देता हूँ, बस आप इसे देख लेंगे, क्योंकि मैं सारा लिखाऊंगा तो काफी हो जाएगा। कृषि, कृषि। उसके बाद आप लिखेंगे खनिज, खनिज स्रोत। नौवां आप लिखेंगे पर्यटन। बस इस तरीका से आप लिख लेंगे, ठीक है? लिख लेंगे ये सारा। कृषि में आप क्या लिखेंगे? कृषि में आप क्या लिखेंगे? लिखना हिमालय अधिक समतल भूमि नहीं है, लेकिन लेकिन ढलान का अधिकतर, जैसे सीढ़ीदार ढलान अधिकतर कैसे हैं? सीढ़ी ढाल है, सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी नुमा है। प्रमुख फसल जैसे चावल, प्रमुख फसल जैसे चावल, मक्का, गेहूं, अदरक और तरबूज जैसी फसलें यहाँ पे की जा सकती हैं। याद रखना है ये पॉइंट। अगर ऐसा आपको देता है वो स्टेटमेंट देकर के कि हिमालय में खेती नहीं की जाती, तो ये मत सोचना कि नहीं वहां तो भाई ढलान है तो कृषि नहीं की जाती होगी, नहीं, ये सारा है। चाय एक अनोखी फसल है। लिखना चाय एक अनोखी फसल है जो केवल पहाड़ी ढलानों पर उगती है या की जाती है। कई फसल जैसे नाशपाती, सहतूत, सेब, आड़ू, चेरी आदि ऐसे खट्टे फल हिमालय क्षेत्र में उगाए जाते हैं। इसी प्रकार से खनिज स्रोतों में लिखना, खनिज स्रोतों में लिखना हिमालय में, हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, खनिज स्रोत हैं। जैसे कोयला कश्मीर में पाया जाता है। लिखना कोयला कश्मीर में पाया जाता है। हिमालय इलाके में कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, निकेल, लेड, एंटीमनी, टंगस्टन, लाइमस्टोन, जिप्सम और मैग्नेटाइट जैसे खनिज मौजूद हैं। याद रखना है ये सब, याद रखना है, पूछ सकता है आपको। और लिखना हिमालय क्षेत्र में सिल्वर, गोल्ड और अर्ध कीमती और कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। और मैंने जैसा आपको 9th में लिखवाया था पर्यटन, पर्यटन में लिखना आपको पता है। हाँ, लिखना ठंडी जलवायु, ठंडी जलवायु और सर्दियों के खेल, ठंडी जलवायु और सर्दियों के खेल, बर्फबारी और पड़ोसी स्थानों से गर्मी और दुनिया के विभिन्न स्थानों से चिलचिलाती धूप में लाखों पर्यटक शहर की ओर आकर्षित होते हैं। और इसमें कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं? लिखना है जैसे हिल स्टेशन है, मसूरी, मसूरी, शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल, चंबा, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, गंगटोक आदि आदि।
इसी प्रकार से और लिख सकते हैं, एक और लिख लें, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा आपको पता है, पहले भी लिखवा चुका हूं। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, कैलाश, तुंगनाथ, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि आदि। फ्रेंड्स, आज हमने इसे पूरी तरीका से खत्म किया है। हिमालय टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में उत्तरी मैदान, नदर्न प्लेन्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।